नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। कौन किसका पति, कौन किसकी पत्नी, कौन किसका बेटा, कौन किसकी बेटी, कौन किसकी बहन। पुलिस तो पुलिस, पिछले कई दिनों से घर घर में लोग इंद्राणी के इन रिश्तों की पहेली ही बूझ रहे हैं। पर पहली बार अब एक चीज तो साफ हो गई, और वो ये कि जिस शीना का कत्ल हुआ है वो शीना और मिखाइल सगे भाई बहन थे, और दोनों के असली पिता सिद्धार्थ दास हैं। हालांकि सिद्धार्थ ने कभी इंद्राणी से शादी नहीं की, बल्कि दोनों बस लिव इन रिलेशनशिप में रहे, और ये खुलासा कोई और नहीं बल्कि खुद सिद्धार्थ दास कर रहे हैं। शीना बोरा मर्डर केस में एक और खुलासा सामने आया। शीना का असली पिता। शीना बहुत आपसे बातचीत हुई है उनकी, क्या डिटेल में करूं? क्लास 10 में मेरा बात हुआ था उससे। सिद्धार्थ दास ने कबूला शीना और मिखाइल के पिता होने का सच। मुझसे छोड़ के सेपरेट हो गया, उसके लिए हो सकता है शी वांट ए बेटर लाइफस्टाइल। इंद्राणी से नहीं हुई थी शादी। वी मेट, हम उनसे हमारा मुलाकात हुई थी 86 में, फिर 89 में पार्टेड आउट। परत दर परत सामने आ रहा है इंद्राणी का सच। उनको पैसे के लिए थोड़ा बहुत आकांक्षा था, पैसा ज्यादा और अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए उनको। जिस सच को इंद्राणी मुखर्जी सालों से अपने सीने में दफन किए थे, और जिस शीना बोरा मर्डर केस को सुलझाने के लिए मुंबई पुलिस दिन रात एक किए हुए है, उस रिश्तों के भंवर में उलझी कहानी में एक नया खुलासा हुआ है। दरअसल जिस शीना और मिखाइल को इंद्राणी अपनी बहन और भाई बताती थी, वो उसके बेटी और बेटा निकले। क्योंकि अभी तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि शीना और मिखाइल इंद्राणी के बच्चे हैं, और पुलिस भी इस सच का पता लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बारे में अभी तक उसके हाथ कोई पुख्ता सबूत नहीं लगा था। लेकिन तभी वो शख्स सामने आ गया जिसे पिछले कई दिनों से इंद्राणी का पहला पति और शीना और मिखाइल का पिता बताया जा रहा था। शीना was born 11/2/1987. Mikhail was born 9/9/88. Where? In Guwahati only, in a nursing home. सिद्धार्थ दास यही वो शख्स है जिसने मीडिया से रूबरू होकर इंद्राणी के अतीत का वो राज सामने ला दिया जिस पर इंद्राणी मुखर्जी ने सालों से पर्दा डाल रखा था। सिद्धार्थ ने ये तो खुलासा किया ही कि वो शीना और मिखाइल के पिता हैं, मगर इसके साथ ये भी बताया कि उन्होंने और इंद्राणी ने कभी शादी नहीं की थी। दरअसल वो दोनों 3 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में साथ रहे, और इसी दौरान पहले शीना और फिर मिखाइल का जन्म हुआ, और वो इस बात को साबित करने के लिए डीएनए टेस्ट करवाने के लिए भी तैयार हैं। सिद्धार्थ के मुताबिक साल 1986 में उनकी मुलाकात इंद्राणी से हुई थी, और इसके बाद दोनों में नजदीकियां कुछ इस कदर बढ़ी कि उन्होंने बिना शादी के एक साथ रहने का फैसला कर लिया। लेकिन 3 साल बाद यानी साल 1989 में इंद्राणी उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए उनकी जिंदगी से चली गई। बकौल सिद्धार्थ, इंद्राणी उनके स्टेटस से खुश नहीं थी। दरअसल जब सिद्धार्थ और इंद्राणी लिव इन रिलेशनशिप में थे, उस दौरान सिद्धार्थ के पास कोई नौकरी नहीं थी, और शायद इसी वजह से इंद्राणी उनसे अलग हुई हो। क्या लगता है वजह क्या रही होगी? कहा जा रहा है कि पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकती थी, क्या आपका ये मानना है? हो सकता है। क्या हो सकता है? मुझसे छोड़ के सेपरेट हो गया, उसके लिए हो सकता है शी वांट ए बेटर लाइफस्टाइल। वो क्या आपके लिए पैसों के लिए बहुत कुछ बोलती थी क्या कि ये चाहिए वो चाहिए? ना, उनका शी हैज अ ड्रीम टू हैव ए नाइस प्लेस, नाइस होम, एवरीथिंग नाइस। हो सकता है उसके लिए ख्वाहिशें, इच्छाएं बहुत ज्यादा थी। ख्वाहिशें ज्यादा थी। इल्जाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने अपनी बेटी का कत्ल किया। आप उनके साथ 3 साल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? हो सकता है। क्या हो सकता है? बिकॉज हिंदी प्लीज। उनको पैसे के लिए थोड़ा बहुत आकांक्षा था, पैसा ज्यादा और अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए उनको। हो सकता है। लेकिन जब सिद्धार्थ से ये पूछा गया कि क्या इंद्राणी शीना का कत्ल कर सकती है, तो इस सवाल के जवाब में सिद्धार्थ ने कहा, हाँ ऐसा हो सकता है। वो मनी माइंडेड थी, और बकौल सिद्धार्थ दास, अगर इंद्राणी ने शीना को मारा है तो उसे फांसी होनी चाहिए। शीना को जिसने भी मारा उसके लिए मौत की सजा चाहते हैं हम। इंद्राणी
इंद्राणी के पहले पति सिद्धार्थ दास ने पहली बार मीडिया से बातचीत की और ये साफ कर दिया कि वो इंद्राणी के लिए फांसी की सजा चाहते हैं। उनका मानना है कि उनकी बेटी को मारने की सजा यही हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक इस पूरे प्रकरण में सिद्धार्थ गुमनामी के अंधेरे में थे, लेकिन जब सामने आए तो फैसला मानो सुनाकर आए थे। सिद्धार्थ दास फिलहाल कोलकाता के दमदम इलाके के दुर्गानगर में किराए के मकान में रहते हैं। उनकी शादी बबली दास नाम की एक महिला से हुई है। सिद्धार्थ के मुताबिक वो बदनामी की वजह से अभी तक मीडिया के सामने नहीं आए थे, लेकिन अब अगर मुंबई पुलिस उनसे इस केस की तफ्तीश के सिलसिले में पूछताछ करना चाहती है तो वो उसे पूरा सहयोग देंगे। अगर वो चाहते मेरा साथ कोऑपरेट, हम कोऑपरेट करें उनके साथ, आई एम रेडी टू कोऑपरेट विद देम। मुंबई पुलिस के साथ, इफ दे नीड एनीथिंग फ्रॉम मी, आई एम रेडी टू हेल्प देम। सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस की एक टीम कोलकाता रवाना होने वाली है, जो वहां जाकर इस केस की बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करेगी। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। शीना मर्डर केस की पूरी बुनियाद ही रायगढ़ से बरामद इंसानी लाश के कुछ हिस्से हैं। अब जरा सोचिए, अगर डीएनए शीना का न निकला तो जाहिर है पूरा केस खत्म। यही वजह है कि मुंबई पुलिस को डीएनए रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार है। पर सवाल यह है कि आखिर डीएनए होता कैसे है? क्या लाश के कुछ हिस्सों, खोपड़ी और चंद हड्डियों की मदद से शीना की पहचान या उसकी शक्ल दोबारा वापस सामने लाई जा सकती है? तो जवाब है बिल्कुल हाँ। आखिर रायगढ़ के जंगल में मिली लाश किसकी है? रायगढ़ के जंगल में मिले कंकाल का सच क्या है? वैज्ञानिक कंकाल को कैसे देंगे शीना की शक्ल? क्या फेशियल सुपरइम्पोजिशन से होगा शीना मर्डर केस में कोई खुलासा? दरअसल शीना मर्डर मिस्ट्री की उलझी कड़ी में एक अहम सुराग है उस अधजली लाश के अवशेष जो पुलिस ने ड्राइवर श्यामवर राय की निशानदेही पर रायगढ़ के जंगल से बरामद किए थे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये अधजली लाश वाकई शीना बोरा की है? क्योंकि शीना बोरा की गुमशुदगी को 3 साल का वक्त हो चुका है और 3 साल एक लंबा अरसा होता है। इसलिए कत्ल की इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस को सबसे पहले ये साबित करना होगा कि रायगढ़ में मिला कंकाल शीना का ही है। इसके लिए मुंबई पुलिस डीएनए के साथ साथ एक हाईटेक जांच भी करेगी। दरअसल मुंबई पुलिस जंगल में मिले कंकाल की खोपड़ी का फेशियल सुपरइम्पोजिशन तकनीक से जांच कराएगी, जिससे ये साबित हो सकेगा कि ये लाश शीना की है या नहीं। दरअसल फेशियल सुपरइम्पोजिशन और डिजिटल फेशियल इम्पोजिशन एक ऐसी आधुनिक तकनीक है जिसके जरिए लैब में किसी भी इंसानी खोपड़ी को उसकी शक्ल दी जा सकती है। बस शर्त यह है कि जिसकी मौत का शक है उसकी एक तस्वीर मिलान के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के पास मौजूद हो। ये प्रक्रिया जो है, स्कल के ऊपर जो हमारी मसल और स्किन थिकनेस होती है डिफरेंट प्लेसेस पे, तो उसके हिसाब से ही मटेरियल चढ़ाया जाता है। और उसके लिए जो प्रोसेस है, पहले उसके ऊपर कोई छोटे छोटे यानी वो मटेरियल के स्पॉट्स लगाए जाते हैं, फिर उसको कंप्लीट किया जाता है। शीना के कंकाल की जांच भी साइंटिस्ट एंथ्रोपोलॉजिकल एग्जामिनेशन और सोमेटोस्कोपिक फीचर्स से शुरू करेंगे। जांच के जरिए मरने वाले के नेजल इंडेक्स यानी नाक की बनावट, फेशियल इंडेक्स यानी चेहरे की बनावट, आई इंडेक्स यानी आंख की बनावट, ग्लाबेला इंडेक्स यानी ललाट की बनावट और जाइजियोन यानी चेहरे की चौड़ाई का गहराई से अध्ययन किया जाता है। किसी भी शख्स के चेहरे को दोबारा बनाने के लिए फॉरेंसिक साइंस में द्वि-आयाम या फिर त्रि-आयाम तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाता है। 2 डायमेंशन तकनीक में उस शख्स की मरने से पहले की तस्वीर या फिर सर की खोपड़ी के रेडियोग्राफ की सहायता से उस शख्स का चेहरा दोबारा बनाया जाता है। 3 डायमेंशन तकनीक में मरे हुए शख्स के कपाल यानी सर की हड्डी के टुकड़ों की मदद से उसका चेहरा बनाया जाता है, या फिर मिट्टी से उसके चेहरे का मॉडल तैयार किया जाता है, या फिर कंप्यूटर पर उसके चेहरे की इमेज बनाई जाती है।
फॉरेंसिक साइंस में सुपर इम्पोजिशन तकनीक का इस्तेमाल हमेशा नहीं होता, क्योंकि इस तकनीक में किसी का भी चेहरा बनाने वाले के पास मरने वाले की हड्डियों के ढांचे की कुछ जानकारी होना जरूरी है। वैसे आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने निठारी में मिले बच्चों के कंकालों और खोपड़ियों को उनकी शक्ल देने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल किया था। इस तकनीक के जरिए वैज्ञानिकों ने निठारी के 16 खोपड़ियों को सुपर इम्पोजिशन के जरिए पहचान दी थी। अब बस इंतजार इस बात का है कि क्या शीना बोरा कत्ल के मामले में वैज्ञानिक एक बेजान खोपड़ी को शीना की शक्ल दे पाएंगे। रायगढ़ के जंगल में मिले कंकाल को उसकी पहचान देने के लिए मुंबई पुलिस के पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका कि उसकी डीएनए जांच की जाए। डीएनए जांच में मुश्किल ये है कि लाश जली हुई हालत में मिली थी, लिहाजा उसमें नमूने मिलने में मुश्किल हो सकती है। और दूसरा तरीका ये है कि चेहरे का सुपर इम्पोजिशन या कंकाल का फेशियल रिकॉन्स्ट्रक्शन किया जाए, जिससे पता चल सके कि ये लाश शीना की है या फिर नहीं। कैमरामैन अंकुर अरोड़ा के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली, आज तक। आखिर शीना का कत्ल करने के बाद ड्राइवर श्यामवर राय, इंद्राणी मुखर्जी और संजीव खन्ना उसकी लाश रायगढ़ तक कैसे ले गए थे? क्या उन्होंने लाश को कार की डिक्की में छुपाया था, या फिर उन्होंने शीना की लाश को पिछली सीट पर इस तरह बिठाकर रखा जैसे वो जिंदा हो? पुलिस सूत्रों के मुताबिक शीना की लाश को ठिकाने लगाने के लिए तीनों आरोपियों ने जो तरीका अपनाया था वो वाकई हैरत अंगेज है। शीना मर्डर केस में एक और अजीब खुलासा सामने आया। शीना की लाश निपटाने का चौंकाने वाला तरीका। कार की पिछली सीट पर शीना की लाश को बिठा कर ले गए थे इंद्राणी और खन्ना। मुलजिमों से पूछताछ में सामने आया राज। ऐसे वाकये आमतौर पर फिल्मों में देखने या फिर उपन्यासों में ही पढ़ने को मिलते हैं, लेकिन अब शीना बोरा मर्डर केस में जो बात सामने आई है उसे सुनकर खुद पुलिस वाले भी हैरान हो गए हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि शीना की मां इंद्राणी अपनी बेटी का कत्ल करने के बाद उसकी लाश कार की पिछली सीट पर कुछ ऐसे बिठा कर ले गई थी जैसे वो कोई लाश नहीं बल्कि जिंदा लड़की हो और सीट पर सो रही हो। लाश लुढ़क कर सीट से न गिर जाए इसलिए उसे एक तरफ से इंद्राणी ने पकड़ रखा था तो दूसरी तरफ से उसके पूर्व पति संजीव खन्ना ने। ड्राइवर श्यामवर चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। फिर तयशुदा जगह पर यानी रायगढ़ के जंगलों में पहुंचने के बाद तीनों ने कार से लाश निकाली। अकड़ चुकी लाश को बेतरतीब तरीके से सूटकेस में भरा और फिर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। कोई पेशेवर मुजरिम ऐसी किसी हरकत को अंजाम दे, एक पल के लिए ये सोचना भी मुमकिन लगता है, लेकिन पढ़े लिखे और हाई प्रोफाइल सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले लोग ऐसा कर सकते हैं, ये बड़ा अजीब है। वो भी तब जब ऐसा करने वालों में मौत के घाट उतारी गई लड़की की मां भी शामिल हो। लेकिन पुलिस की माने तो नफरत की आग में झुलसती शीना की मां इंद्राणी जैसे सारी हदों से आगे निकल गई। पुलिस के मुताबिक इंद्राणी और खन्ना ने ड्राइवर श्यामवर के साथ पिछली शाम को ही शीना की गला घोंटकर जान ले ली थी और लाश को रात भर अपनी कार की डिग्गी में ही छुपाए रखा। तीनों ने लाश के साथ ऐसा इसलिए किया ताकि रास्ते में नाकाबंदी के दौरान कभी किसी पुलिस वाले की नजर लाश पर पड़ने पर भी उसे शक न हो। साहिल जोशी के साथ सुप्रतिम बैनर्जी, मुंबई, आज तक। क्या पुलिस ने शीना मर्डर केस का सच जान लिया है? क्या उसके पास इस केस के तीनों आरोपियों को सजा दिलवाने के लिए तमाम सबूत मौजूद हैं? क्या पुलिस की थ्योरी फुल प्रूफ है? क्या वाकई पुलिस अपनी थ्योरी को कोर्ट में साबित कर पाएगी? मुंबई पुलिस 21 अगस्त यानी जब से श्यामवर राय गिरफ्तार हुआ है तभी से केस की गहराई से तफ्तीश में जुटी है। उसी के बयान के बाद पहले इंद्राणी और फिर संजीव खन्ना को गिरफ्तार किया गया, मगर पुलिस की धड़कनें तब तक तेज रहेंगी जब तक कि रायगढ़ से बरामद इंसानी लाश के हिस्सों की डीएनए रिपोर्ट नहीं आ जाती, क्योंकि डीएनए ही ये तय करेगा कि रायगढ़ के जंगल से बरामद अजली लाश के हिस्से शीना के ही हैं। पुलिस का पूरा केस ड्राइवर श्यामवर राय के बयान पर खड़ा है। अगर श्यामवर अपने बयान से पलट गया तो क्या होगा? क्या इसीलिए पुलिस उसे सरकारी गवाह बनाने की बात से भी इनकार नहीं कर रही? 3 साल बाद वो कार मिल भी जाए तो उसमें से क्या सबूत मिलेंगे, क्योंकि उस कार में लाश ले जाते देखने वाला कोई चश्मदीद नहीं है। शीना के कत्ल से जुड़ा एक भी सीधा सबूत जैसे शीना के कपड़े, आरोपियों के उंगलियों के निशान और किसी चश्मदीद का न होना, किसी सीसीटीवी कैमरे का न होना। जाहिर है पूरा केस सिर्फ और सिर्फ
सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यानी परिस्थिति जन्य सबूत और ड्राइवर के बयान पर खड़ा है, पर अदालत में आरोपियों को मुलजिम से मुजरिम साबित करने के लिए ये काफी नहीं है। इसके लिए पुलिस को और ठोस सबूत के साथ साथ वो मकसद भी सामने लाना जरूरी है जिसकी वजह से शीना का कत्ल हुआ। साहिल जोशी के साथ शम्स ताहिर खान, मुंबई, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।